पॉलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? राज्य व्यवस्था। ठीक है, आज हम राज्य व्यवस्था की क्लास है। राज्य व्यवस्था शुरू हो रही है, मतलब पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। और पॉलिटी में हमारा जो तंत्र चलता है, हमारी जो व्यवस्था चल रही है आज तक, जैसे सांसद कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, कौन किसके ऊपर होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग आज से देखना शुरू करेंगे। हमारा संविधान कैसे बना, सबसे पहले ये इसकी बात करेंगे। चलिए, कल तक साइंस पढ़ रहे थे हम लोग और साइंस अब खत्म हो गया है, तो आज से राज्य व्यवस्था की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात आती है संविधान। एक्चुअल में संविधान ही है मुख्य रूप से। राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है? हमारी जो व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था, उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। मतलब जो शासन राज करते हैं, राज मतलब हमारा प्रशासन, क्योंकि अब राजा तो बचे नहीं है, इसलिए क्या बचेगा? प्रशासन बचा है, इसलिए राज्य व्यवस्था उसको कहेंगे। संविधान की अगर बात करें तो ये सम प्लस विधान होता है। संविधान का पूरा नाम क्या है? सम प्लस विधान। संविधान मतलब सम मतलब होता है समान सभी के लिए, क्या? विधान मतलब सभी लोग किसी भी विधि के सामने समान रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति इससे ऊपर नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके प्रति वही कानून लागू होंगे जो सामान्य व्यक्ति के प्रति लागू होते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो तो कानून के अंडर आएगा, आम आदमी हो तो भी कानून के अंडर आएगा, जो भी व्यक्ति होगा वो सभी कानून के अंडर आएंगे। उसी के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष अधिकार नहीं है। विशेष अधिकार का मतलब पहले होता था राजा, तो राजा को क्या है? कोई दंड नहीं दे सकता था, राजा केवल दंड देता था लोगों को, लेकिन राजा के लिए कोई दंड नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रपति भी अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं, विधि का उल्लंघन करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होगी, उन पर भी केस दायर होगा, प्रधानमंत्री पर भी होगा, और वही मजदूर व्यक्ति पर होगा, वही IAS कलेक्टर व्यक्ति पर होगा। कोई भी हो, जो व्यक्ति करता है उसको उसका भरना पड़ेगा। मतलब वो ऊपर नहीं है। सभी विधियां सभी नागरिकों के लिए समान होती है। सभी विधियां सभी नागरिकों के लिए समान होती हैं और सभी नागरिक उसके अंडर आते हैं। कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं है। लेकिन संविधान से अगर बात करें, इससे बड़ा क्या है? जनता है। मतलब जनता का मतलब एक नहीं है, बहुत सारे लोग, पूरी जनता है। क्यों बड़ी है? क्योंकि संविधान को शक्ति जनता से ही मिलती है। किससे मिलती है? जनता से ही मिलती है। ठीक है, चलिए, तो इसकी बात तो हो गई। अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई थी वो किस देश ने बनाई थी? तो सबसे पहले संवैधानिक व्यवस्था सबसे पहले ब्रिटेन ने लागू की। किसने? ब्रिटेन ने। वही ब्रिटेन जिसने हमारे ऊपर राज किया था। ठीक है, इंग्लैंड कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान किसने लागू किया? किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। सबसे पहले लिखित संविधान किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले जो संवैधानिक व्यवस्था है वो किसने लागू की थी? किसने बनाई थी? ब्रिटेन ने बनाई थी।
लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान किसने बनाया? वो अमेरिका ने बनाया। अब तीसरी चीज आती है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का संविधान है। किसका है? भारत का संविधान है। भारत के संविधान के बराबर कोई भी संविधान बड़ा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ कि भारत का इतना बड़ा संविधान बन गया? उसके कुछ रीजंस हैं। क्या रीजन है? अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो हम छोटा सा डायग्राम बनाएं यहां पर। ये भारत है, फ्री में हमें श्रीलंका मिलता है। अगर आप देखें इसमें आप लोग, तो यहां से यहां तक, कहां से? उत्तर से लेकर दक्षिण तक यहां पर बर्फ गिरती है, यहां पर भीषण गर्मी पड़ती है साउथ में, हाँ या ना? इधर भी देखें तो इधर धुआंधार पानी गिरता है, इधर सूखा पड़ता है राजस्थान में। ये क्या है? विविधता है, भौगोलिक विविधता है। साथ में यहाँ पर कश्मीरी रहते हैं, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रहते हैं, यहाँ पर साउथ इंडियन रहते हैं, ये उत्तरी भारत में रहते हैं, ये गुजराती राजस्थानी आ गए, यहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं बोली जाती हैं, नागालैंड की, मणिपुरी, ये सभी भाषाएं इसमें बोली जाती हैं। यहाँ पर कश्मीरी भाषा बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है, ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, और इतने देशों, इतने राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं केवल एक देश में। इसलिए उनके लिए, सभी के लिए प्रावधान करना एक साथ मुमकिन नहीं था, इसलिए सभी के लिए छोटे छोटे से प्रावधान किए गए, जिसके कारण क्या हुआ? हमारा संविधान, भारत का संविधान इतना बड़ा बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, और विविधताओं के कारण क्या हुआ कि विविधताओं के कारण ये हुआ कि हमारा संविधान भी विविध बनाना पड़ा और बहुत बड़ा बन गया। सभी का ध्यान हमने रखा। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ध्यान न रखा हो, सभी लोग इसमें समाहित किए गए हैं। 60 देशों का संविधान हमने छाना, हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा ने 60 देशों के संविधानों को स्टडी किया, उसके बाद भारत का संविधान बनाया। और 60 देशों का संविधान आप समझ रहे हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन ने जो संवैधानिक व्यवस्था लागू की, ये ब्रिटेन की, इसमें क्या है? अलिखित संविधान है। कैसा है ये संविधान? अलिखित संविधान। अलिखित का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि अलिखित का मतलब उनका लिख के कोई कानून नहीं बनाया, बनाते हैं, लेकिन उन्होंने एक किताब नहीं बनाई, सभी कानूनों को इकट्ठा करके एक किताब नहीं बनाई। उन्होंने कानून पास करते गए, उनको लागू करते गए। लेकिन सबसे पहले कुछ रूल्स बनाए गए, और उन रूल्स को एक किताब में बना दिया गया, उसको संविधान कहा गया। जिसने किया था वो अमेरिका ने किया। इसके बाद में हम लोगों ने सभी देशों के संविधान स्टडी किए और भारत का संविधान बनाया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं कि अलिखित संविधान सबसे पहले किसने बनाया? ब्रिटेन ने। या फिर संवैधानिक व्यवस्था किसने लागू की? ब्रिटेन ने की। लिखित संविधान सबसे पहले किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। और सबसे बड़ा दुनिया का संविधान किसका है? भारत का। क्यों है ये भी आप समझें, क्योंकि हमारा भारत विविधताओं का देश है, डाइवर्स कंट्री है, इसलिए इसका संविधान लंबा चौड़ा हो गया। अब नॉर्मली अगर बात करें संविधान जो बनाया गया, इसमें है क्या? अगर हम बात करें तो जो संविधान बनाया था, तो मूल संविधान की बात करें
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे। 22 भागों में ये बटा था। कितने भाग थे? 22 भाग थे। 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी और एक प्रस्तावना थी। लेकिन वर्तमान में इसमें कई सारे संशोधन हो चुके हैं और इसका जो स्वरूप है, अगर बात करें काउंटिंग में ये 395 ही है अनुच्छेद। लेकिन अगर नॉर्मल ये बात करें कि का खा गा खा इनको जोड़ें तो 450 से अधिक हो गए हैं अनुच्छेद। तो काउंटिंग में अगर बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, सामान्यतः 450 से अधिक हो गए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। भागों की बात करें तो 22 भाग हैं। ठीक, लेकिन अगर काखा की बात करें तो 24-25 ऐसे भाग हो गए हैं। अनुसूचियों की बात करें तो ये अनुसूचियां 12 हो गई। कितनी? 12 अनुसूची हो गई हैं। प्रस्तावना, एक प्रस्तावना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान का है? जी हाँ, वर्तमान का एक। ठीक है, इसमें संशोधन किए गए हैं, लगातार संविधान संशोधन हुए हैं और ये संविधान संशोधन लगभग 368 अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं। इसमें प्रावधान किए गए हैं 368 अनुच्छेद में कि कैसे संविधान संशोधन होगा। ठीक है, तो ये मूल संविधान में है और ये वर्तमान स्थिति है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी संविधान की व्यवस्था है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो हमारा संविधान सबसे बड़ा है। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कितने भाग होते हैं। कितने होते हैं? 22 भाग हैं हमारे संविधान में। अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और हम लगा देते हैं अनुसूचियां पढ़ के सीधा कितना 12 लगा देते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम्स आती है ना। तो ये गलतियां हमें नहीं करना, राइट। जैसे हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन मूल संविधान में भाषाएं थी 14। कितना? 14 थी। और मूल संविधान लगातार संशोधन करते करते और भाषाएं कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है ना, 22 भाषाएं हमारे भारत की। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। अब बात ये आती है संविधान बनाया किसने और कैसे बना। तो संविधान सभा बनाई गई, इसके लिए क्या बनाई गई? संविधान सभा बनाई गई। क्या बनाई गई? संविधान सभा। देखिए अब संविधान सभा कैसे बनी। नॉर्मली अगर बात करें तो संविधान सभा के लिए डायरेक्ट वोट नहीं डाले गए कि जैसे हम लोग जनता है हमने सांसद चुने, ऐसे नहीं डाले गए। जैसे राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं ना, हम लोगों ने वोट डाले, विधायक बनाए, और विधायक भी वोट किसके लिए डालते हैं? राज्यसभा के सांसदों के लिए। ऐसे ही संविधान सभा का चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा की जो सीटें थी वो 389 थी। कितनी थी? 389 सीटें थी। इसके लिए जुलाई अगस्त में चुनाव हुए। जुलाई अगस्त में चुनाव हुए।
जुलाई अगस्त 1946, 46 जुलाई अगस्त 1940 में चुनाव हुए। संविधान सभा बन गई नवंबर में, और संविधान सभा में जो चुनाव हुए इसमें से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, मुस्लिम लीग, और बाकी बची हुई 15 सीटें अन्य दलों एवं निर्दलीय द्वारा जीती गई। ठीक, जब कांग्रेस को इतनी सीटें मिल गई तो मुस्लिम लीग क्या हो गई, परेशान हो गई, और उसने पाकिस्तान की मांग करते हुए संविधान सभा में शामिल होने से बहिष्कार कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे शामिल हो गए, उसमें बहिष्कार करने लगे, फिर ये अलग हो गए, और आखिरी में हुआ पाकिस्तान और भारत को दो अलग अलग देशों में बांट दिया गया 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो उसके बाद में कुछ सीटें पाकिस्तान में चली गई, तो ये जो सीटें थी 389 वो घटकर कितनी रह गई भारत में, 299 सीटें। कितनी रह गई, 299। अब इस सीटों में 389 में जो सीटें थी इनमें से 92 सीटें देसी रियासतों के द्वारा और 296 सीटें अंग्रेजों के शासन क्षेत्र से भरी जानी होगी। क्या ये कि 93 होंगे, 93 होंगे। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, यहां पर 70 सीटें देसी रियासतों के लिए बची, किसके लिए, देसी रियासतों के लिए, और बाकी की 229 सीटें किससे भरी जानी थी, अंग्रेजों के शासन क्षेत्र से। ठीक, क्यों ये कम क्यों हो गई, क्योंकि इसमें से पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान अलग हो गया तो उसकी सीटें भी पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, हाँ, इसलिए ये सीटें 229 रह गई। ठीक, ये समझ आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारी संविधान सभा का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। कितना हुआ, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, मतलब जनता ने डायरेक्ट उसको लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए 389 सीटें जो थी उसमें 296 अंग्रेजों के जो शासक थे, आयुक्त वगैरह, कमिश्नर, वो लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे, वहां से भरी जानी थी 296, और 93 सीटें देसी रियासतों से, मतलब छोटे छोटे जो राजा थे, देसी राजा थे, उनके क्षेत्र से भरी जानी थी। जुलाई अगस्त में चुनाव हुए 1946 में, और कांग्रेस को 208 सीटें, 73 सीटें मुस्लिम लीग को, 15 सीटें अन्य दलों एवं निर्दलीय को प्राप्त हुई। उसके बाद में पाकिस्तान अलग होने के बाद में सीटें लगी 299, जिसमें 70 सीटें देसी रियासतों के लिए निर्धारित की गई, और 229 सीटें अंग्रेजों के शासन क्षेत्र से भरी जानी। ठीक, उसके बाद क्या होता है, नोट हो गया ये। उसके बाद ये होता है कि संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा की पहली जो बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। क्या हो गई, 9 दिसंबर 1946 को।
हो गए नोट? संविधान सभा की पहली बैठक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे, वरिष्ठतम सदस्य जो बनाए गए थे, उसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। 299 सीटें आई थी। जी बच्चा, 299 सीटें। ये पाकिस्तान से अलग हो गया भारत, तब बची थी ये, ठीक है, संविधान सभा की, उसकी सीटें थी। चलिए, अब बात यह आती है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही। हिंदी प्लस इंग्लिश बराबर इंग्लिश। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, इसके अस्थायी अध्यक्ष, इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया था? क्योंकि पूरी संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। और सबसे वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष बनाने की परंपरा जो है वो फ्रांस से ली गई है। इसके बाद दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इसमें क्या किया गया? इसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, ये हमारे पहले क्या रहे थे? राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उपाध्यक्ष जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसको बनाया था? H.C. मुखर्जी को बनाया गया। एवं संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को चुना गया। ठीक है, B.N. राव को चुना गया। और हमारी जो संविधान सभा की प्रारूप समिति बनी थी, जो प्रारूप समिति मतलब संविधान जो मुख्य रूप से जिसने बनाया था, जिसको बनाना था, उसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अंबेडकर बनाए गए। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर साहब। ये बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े अपनी दलीलों के लिए जाने जाते थे। चलिए, B.R. अंबेडकर साहब को चुना गया। ठीक है,
तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में जैसे आज भी लोकसभा में जब भी लोकसभा का चुनाव होता है और चुनाव के बाद में जब नई लोकसभा एक साथ बैठती है, पहली बैठक होती है, उस वक्त क्या होता है, एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इसका मतलब ये है अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष उसी को बनाया जाता है जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य उस सभा का हो। उसके बाद सभी सदस्य जब बैठक करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वही प्रोसेस कहां पर लागू हुई है, वही प्रोसेस यहाँ पर लागू होती है। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 अर्थात 2 दिन बाद हुई थी और इसमें एक स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे पहले राष्ट्रपति भी चुने गए। और इसी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार चुने गए बी.एन. राय। ठीक है। उसके बाद में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया, संविधान को कैसे बनाना है वो सभी चीजें किसने निर्धारित की थी, इन्होंने की। ठीक है, भीमराव अंबेडकर साहब। चलिए अब बात ये आती है कि हमारा संविधान, जो संविधान सभा हो गई, उसके बाद में संविधान सभा को 2 काम दिए गए। एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा कानून बनाना, क्योंकि प्रशासन चलाने के लिए भी कानून बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हाँ, जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक कानून भी बनाने थे कि नहीं। हाँ, चलिए इसी बीच क्या हुआ, 13 दिसंबर 1940 को हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर नहीं पंडित जवाहर लाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कहां पर, संविधान सभा में, जिसे 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारी प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था या किसने पेश किया था, वो जवाहरलाल नेहरू थे। और हमारी जो प्रस्तावना का निर्माण हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हुआ है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, मैंने आपको बताया कानून भी बनाती है संविधान सभा, कानून भी बना रही थी और उसको कानून और साथ में संविधान का निर्माण भी करना था। इसीलिए जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता कौन करते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी कानून बनाने के लिए विधायिका के रूप में इसकी बैठक होती तो उसकी अध्यक्षता करते थे जी.बी. मावलंकर, जो हमारे पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक है, चलिए तो जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की जाती, किंतु जब भी संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर द्वारा की जाती। गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। तो कानून बनाने के लिए संविधान सभा की बैठक जब होगी तो किसके द्वारा अध्यक्षता होगी? जी मावलंकर द्वारा। और जब भी संविधान के रूप में कार्य करेगी संविधान सभा तो किसके रूप में होगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी बैठक की जाएगी। ठीक है। और संविधान सभा अपने कार्य कर रही थी, लगातार कार्य करते हुए इसने कई सारी बैठक की, साथ में बहुत सारे सजेशंस भी आए और बहुत सारा काम किया और लगातार काम करते रहे। और आखिर में 26 नवंबर 1949 को डेट आई जिस दिन संविधान को पास कर दिया गया। इसका मतलब संविधान बनकर तैयार हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरा हुआ और संविधान को पास कर दिया गया। मतलब इस पर साइन हो गए, सभी सदस्यों के साइन हो चुके थे। ठीक है। इस पर सभी सदस्यों के साइन हो चुके थे। इसको बनने में जो समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन का बनने में लगा। ठीक है। 2 साल 11 माह 18 दिन समय बनने में लगा, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। पास तो कर दिया गया लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। कुछ प्रावधान इसके नागरिकता जैसे अपने आप लागू हो गए जिस दिन इस पर साइन हुए, पास हुआ, लेकिन पूरे संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। इसका एक ऐतिहासिक रीजन रहा, ऐतिहासिक कारण रहा, इसलिए इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वो क्या कारण था? वो ये था कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये संकल्प लिया गया कि हम लोग पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया और इसीलिए 26 जनवरी 1950 का दिन ऐसा ऐतिहासिक दिन था जिसको याद करने के रूप में हमने पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। क्यों? क्योंकि वो संकल्प जो था पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी तरह से आजाद होने का, इसीलिए उस संकल्प को याद करने के लिए, उस ऐतिहासिक दिन को साक्ष्य मानने के लिए हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो हमारा जो संविधान 26 जनवरी को 1950 को लागू किया गया। कब किया गया? क्यों किया गया? क्योंकि दिसंबर 1929 कांग्रेस
के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। किसका? पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। ये ऐतिहासिक दिन बन गया था 26 जनवरी 1930। इसलिए 26 जनवरी का दिन हमने क्या किया? संविधान को लागू किया। क्यों? क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन था। हमने एक संकल्प किया था जिसको पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी को। इसलिए हमारे संविधान को भी 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया। इस प्रकार हमारा संविधान 26 जनवरी 1930 को जो ऐतिहासिक दिन था उसकी डेट 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। तो संविधान लागू हो गया। कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950। इससे पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज का मतलब आप जानते ही हैं, तिरंगा। तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया और 24 जनवरी को राष्ट्रपति राष्ट्रगान क्या होगा? 24 जनवरी को 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, मतलब बनाए गए। ठीक। साथ में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया। हम ये कह सकते हैं ट्रिपल आर मतलब राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति, तीनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट कब बना दिया गया? 28 जनवरी 1950। चलिए ठीक है। खास से लिख लूंगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए नोट कर लिया बेटा, कर लीजिए आप लोग नोट। आज कोरोना वायरस पड़ी हुई है, ये भी तो है। कौन सी डेल सी भी है, चलिए अब हम बात करते हैं अनुसूचियों की। अनुसूचियां शेड्यूल, वैसे ब्रिटिश लैंग्वेज में इसको कहते हैं स्केड्यूल। क्या कहते हैं? स्केड्यूल। और हम क्या कहते हैं? शेड्यूल। अमेरिकन में कहते हैं स्केड्यूल और ब्रिटिश में क्या कहते हैं? शेड्यूल। ठीक है, दोनों में अंतर है। अनुसूचियां, तो हमारी जो अनुसूचियां हैं 12 हैं। कितनी है? 12 हैं। 8 मूल संविधान में थी। किसमें? चलिए किसमें थी? 8 मूल संविधान में थी। पहली की बात करते हैं, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची, अगर इसकी बात करें पहली अनुसूची, तो इसमें राज्य एवं राज्य के न्यायिक क्षेत्र एवं क्या होगा? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र एवं उनकी सीमाएं। ठीक है, ये दोनों ही चीजें किसमें आती हैं? पहली अनुसूची में। इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने राज्य होंगे, हमारे केंद्र शासित प्रदेश होंगे, वो सभी चीजें किसमें आएंगी? पहली अनुसूची में दर्ज की जाएंगी। तो अभी वर्तमान में जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या आप लोगों को पता ही होगी कितनी है। 28 हमारे राज्य हैं और 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए जी हाँ 9। दूसरी, क्योंकि अभी 5 अगस्त 2019 को एक राज्य जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, उसको डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया गया, बांट दिया गया, जिसका नाम था क्या है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये लागू हो गया 31 अक्टूबर 2019 से। चलिए अब पहले क्या था? पहले ये था कि 29 राज्य थे, तो उसमें राज्य में से जम्मू कश्मीर कम हो गया तो 28 बचे और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए और 7 से कितने हो गए? वो 9 हो गए। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते कि राष्ट्रपति को कितनी वेतन मिलेगी, प्रधानमंत्री को कितनी वेतन मिलेगी, ये सभी वेतन एवं भत्ते किसमें है? दूसरी अनुसूची में। किसमें है? दूसरी अनुसूची में है। तीसरी क्या हुआ? बिल्कुल, वो वेतन आयोग जो होते हैं वो बनते हैं, वो कानून रूप से कैसे बनाते हैं, संसद बनाती है, लेकिन वेतन एवं भत्ते नॉर्मली स्टार्टिंग में किसको कितने मिलेंगे उसमें दिए गए थे। उसके बाद में एक लाइन लिख दी जाती है कि संसद इनके लिए प्रावधान कर सकेगी। इसका मतलब संसद समय समय पर उसका संशोधन कर सकेगी और लगातार संशोधन करके बढ़ा सकेगी। कम नहीं कर सकते, कम नहीं करते हैं, नॉर्मली बढ़ाते ही हैं। आप देखेंगे कि सांसदों का, विधायकों का वेतन कितना जबरदस्त बढ़ा हुआ है। तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची की बात करें तो उसमें शपथ है। क्या है? शपथ का मतलब जो लोग कुछ भी पद धारण करते हैं, कोई सा भी पद धारण करें, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, जितने भी लोग हैं वो सभी शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा और अपने जो कार्य करूंगा
उनको ईमानदारी से करूंगा। ये सभी चीजें गोपनीयता की शपथ होती है कि इनको गोपनीयता रखेंगे, मतलब इसको किसी को नॉर्मली बताएंगे। ठीक है, तो शपथ किसमें है? तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची इसमें है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी वो इसमें दी गई है। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन इसमें दिया गया है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं। कितनी हैं? 11 हैं। और टोटल राज्यसभा की सीटों की बात करें तो कितनी है? कितनी है? मैक्सिमम 250 हो सकती हैं, लेकिन भरी कितनी जाती है? 245। ठीक है, कितनी भरी जाती है? 245। तो अभी हमारे राज्यसभा सांसद कितने हैं? नहीं, कितने हैं? इतने हैं। इनमें एक सिंधिया जी भी जुड़ गए हैं। ठीक है, एक दिग्विजय सिंह जी भी जुड़ गए हैं। दिग्विजय सिंह है ना, तो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। राइट, 10 साल तक रहे थे लगातार। हाँ, तो वो भी इसमें जुड़ गए हैं। तो ये 250 मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं, मतलब राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं कितनी हैं? 250, लेकिन भरी कितनी जा रही है? 245 सीटें भरी जा रही है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में अगर बात करें पांचवी अनुसूची, इसमें एससी एवं एसटी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। एससी एवं एसटी के प्रशासन संबंधित प्रावधान है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के एसटी वाले क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, क्या किए गए हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के एसटी वाले क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। कैसे होते हैं? क्या होती है? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति आप लोग जानते हैं कि जो लोग वनवासी होते हैं, वनों में रहते हैं, आदिवासी लोग जो होते हैं वो अनुसूचित जनजाति में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? अनुसूचित जनजाति में आते हैं। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। एक होती है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो सभी जो विषय हैं उनको अलग अलग बांट दिया गया है। कुछ विषय संघ को दे दिए गए हैं, मतलब केंद्र सरकार इन पर नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन इनके टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाएगा। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा समवर्ती सूची में
आती है। ठीक है, 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची, इसकी अगर बात करें तो इसमें 22 भारतीय भाषाओं का जिक्र किया गया है। कितनी? 22 भारतीय भाषाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन मूल संविधान में 14 भारतीय भाषाएं थी। कितनी थी? 14 थी। ठीक है, 14 भारतीय भाषाएं थी। नौवीं अनुसूची में भूमि